हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू किया है और कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे थे। इतिहास विषय में हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक पहुँच चुके हैं और अध्याय नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक अध्याय के पीछे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। तो आज बारी आती है चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन की, जिसका नाम हमने क्या रखा है, यूपी बोर्ड सॉल्यूशन। आइए यूपी बोर्ड सॉल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं प्रश्न की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाके देख सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। दोनों जगह पर आपके लिए ये सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। हमारे इस आज के लेक्चर का जो पहला ही प्रश्न है वो है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसे हिंदी में कहें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है या बहुविकल्पी प्रश्न भी इसे कहते हैं, जो भी आपको पता हो। पहला प्रश्न बोलता है कि विलय नीति का संबंध रिक्त स्थान किससे है। ये विलय नीति क्या है? विलय नीति का संबंध क्या नाना साहब से है, क्या डलहौजी से है, टीपू सुल्तान से है या हैदर अली से है? देखिए, सीधी सी बात, जो भी नीतियां लाई गई थी ना दोस्तों, वो अंग्रेज ही लाए थे। और अगर इन 4 ऑप्शन में से आपको अंग्रेज पहचान में आ रहा हो तो आपका ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो आंसर मिल गया होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, विलय का मतलब होता है मिला लेना। अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्य को मिलाने के लिए ऐसी नीति लाई थी, जिसमें ये बोला गया था कि अगर किसी राजा की संतान नहीं है और राजा की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका सिंहासन, जो राजपाट है, जो रियासत है, वो अंग्रेजी राज्य में मिला ली जाएगी। ये नीति लाने वाला व्यक्ति डलहौजी था, जिसने बड़े बड़े 5 रियासतों को मिलाया था। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? मैं इसका ईयर लिख देता हूं, 1761 में। भारत में अभी तक 3 बार पानीपत के युद्ध हुए। पहला पानीपत के युद्ध में बाबर ने लड़ा था, जिसमें बाबर जीत गया था, और इसी पानीपत के युद्ध में बाबर ने इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा पानीपत का युद्ध अकबर ने लड़ा था, अकबर भी वो जीत गया था। और तीसरा पानीपत के युद्ध की जो लड़ाई थी वो मराठा और एक विदेशी शासक था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। वो अफगान का शासक था। कहीं ना कहीं तीनों के तीनों पानीपत के युद्ध मुस्लिम शासकों के द्वारा जीते गए। ये एक सिमिलरिटी इन लोगों में। तो कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो अहमद शाह अब्दाली साहब ने ये युद्ध जीता था, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये पानीपत का तीसरा युद्ध इतना निर्णायक युद्ध था कि अगर ये युद्ध मराठा जीत जाते तो अंग्रेज बक्सर का युद्ध कभी न जीत पाते, क्योंकि मराठा अगर अहमद शाह अब्दाली को हरा देते तो जल्द ही मराठा मुगल सम्राट को हरा करके दिल्ली पर कब्जा कर रहे थे। और जब बक्सर युद्ध में जहां मुगल सम्राट ने लड़ाई की थी, उस जगह मराठा लड़ते तो आसानी से अंग्रेजों को खदेड़ के वहां से बाहर निकाल दिया होता। तो ये निर्णायक युद्ध है, ये भी कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव भी उससे है। तो राइट आंसर क्या है? अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न क्रमांक 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? दोनों शब्दों को मिला, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर राज्य। तो अंग्रेज और मैसूर राजा हैदर अली के बीच में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये है, और ये 1767 से 1769 तक चला था। 1767 से 1769 के बीच में चला था। और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, संधि करनी पड़ी दोनों को, अपने जीते हुए राज्य वापस देना पड़े। तो आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच में होने वाला पहला युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हैदर अली कौन था? ये सुल्तान थे मैसूर के, और काफ़ी सालों तक अंग्रेजों को मशक्कत करनी पड़ी इनको हराने के लिए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने 1792 में की, जिसमें टीपू सुल्तान साहब हार गए थे। और इसी संधि के चलते ये संधि थोपी गई थी किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर। 3 करोड़ रुपए देने पड़े उनको, 3 करोड़ रुपए। और आधा राज्य जो है अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जिसने अंग्रेजों ने आधा राज्य जो है ये बांट दिया निजाम में और मराठों में।
तो ये काफ़ी बड़ी संधि थी जिससे टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ। तो ये टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कब की थी? हमारा आंसर है 1792 में यह संधि हुई थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखना क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में बताइए। प्रथम मराठा युद्ध कब किया गया था? प्रथम मराठा युद्ध दोस्तों ये 7 सालों तक चला था। प्रथम मराठा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध था और ये मराठा युद्ध इसलिए हो गया था क्योंकि 1772 में इसकी शुरुआत हो गई थी, इसकी भूमिका बन गई थी। 1772 में हुआ यह था कि माधवराव जो पेशवा थे, पेशवा माधवराव, इनकी मृत्यु के बाद नारायण राव के बेटे को पेशवा घोषित कर दिया था, जो कि एक नवजात था। लेकिन रघुनाथ राव जो थे वो इनके चाचा जी थे, वो बनना चाहते थे पेशवा और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली और अंग्रेजों ने पेशवा रघुनाथ राव का साथ देते हुए एक 7 वर्षीय युद्ध लड़ा। लेकिन उस समय ये जो नारायण राव के जो बेटे थे, नवजात बेटे थे, इनका जो रक्षक था वो मतलब बच्चे थे, छोटे थे, नवजात थे, तो इनकी तरफ से गद्दी पर ये बैठे हैं, लेकिन लड़ेगा कोई तो था, इनका केयर टेकर, वो थे नाना फडणवीस साहब। नाना फडणवीस एक कुशल नेतृत्वकारी व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में काफ़ी पावरफुल था मराठा, और नाना फडणवीस ने अंग्रेजों से लड़ाई ली, 7 सालों तक लड़ाई ली, लेकिन अंत ये हुआ कि अंग्रेज इस लड़ाई को जीत न पाए और इन्होंने दोनों के बीच में फिर आखिर में संधि हुई। तो बात करते इसी के बारे में। अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध 1775 से 82 तक चला था। 1772 से शुरुआत हुई थी, वो भूमिका बनी थी, और 1775 में रघुनाथ राव के कहने पर यह युद्ध शुरू हुआ था। 1775 से 1782 तक युद्ध चला, 7 सालों तक युद्ध चला। दोस्तों याद रखना, जब ये युद्ध हो रहा था तब 1780 से 82 के बीच में हैदर अली से भी लड़ाई करनी पड़ी अंग्रेजों को। अंग्रेज एक टाइम पर 2-2 युद्ध कर रहे थे, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठा शक्ति की सेना की शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता नहीं मिल पाई और दोनों के बीच में एक संधि हुई, और जिस जगह पर हुई उसका नाम था सालबाई की संधि। सालबाई नामक स्थान पर संधि हुई 1782 में, और दोनों पक्षों के बीच संधि हुई और उन्होंने समझौता कर लिया और जितने जीते हुए क्षेत्र थे वो आपस में वापस कर दिए गए थे। सहायक संधि क्या थी? ये सहायक संधि आखिरकार थी क्या, इसके बारे में चर्चा करें। सहायक संधि लेकर कौन आया था? सहायक संधि लेकर के आए थे 1798 में लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली। कौन लेके आए थे? लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली नाम का व्यक्ति भारत में सहायक संधि लेकर के आए थे। नाम याद रखना दोस्तों। क्या कहते थे ये सहायक संधि में? ये बोलते थे कि एक संधि है जिस पर राजा को हस्ताक्षर करना है, और अगर जो राजा इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा उस राजा को अपनी निजी सेना रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अंग्रेज उस राज्य की रक्षा करेगा और अंग्रेजी सेना जो है उस राज्य का पूरा काम करेगी। साथ ही उस राज्य में रेजिडेंट को बिठाया जाएगा जो कि उस राजा के दरबार में काम करेगा, और जो सेना उस राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेज तैनात करेगी उन सेना का जो भी खर्च होगा वो सारा खर्च का पैसा राजा खुद देगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी सेना के खर्च का जुगाड़ कर लिया था, और जुगाड़ के साथ साथ जो राजा अंग्रेजी सेना का खर्च नहीं चुका पाता उस राज्य का उतना ही हिस्सा अंग्रेज हथिया लेते थे, जिस हिस्से से उतना राजस्व मिल जाए जिससे कि उनका खर्चा निकल जाए। जैसे कि उन्होंने अवध के साथ किया था। अवध के नवाब साहब जो थे ये अंग्रेजों को उनकी सेना का खर्च नहीं दे पाए, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसका आधा राज्य इस बात पर ले लिया कि इस आधे राज्य से हमें जो इनकम होगी उससे हमारा जो सेना है उसका खर्च चलेगा। तो खर्च बहुत ज़्यादा मांगते थे, शायद इसी वजह से राजाओं को कंगाल कर दिया था। अंग्रेजों का बहुत दिमाग उस समय वो चलाते थे। उन्होंने बोला कि अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया तो सेना तो बढ़ा नहीं पाएगा, और सेना नहीं बढ़ा पाएगा तो लड़ेगा कैसे। सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने के लिए वो राजा को आर्थिक रूप से कमज़ोर करते थे। तो यही थी उनकी सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाए। इसके बदले अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इसको चाहे तो आगे लिख सकते हैं आप। सेना का खर्च स्वयं राजा वहन करेगा। राजा वहन करेगा। सेना का जो खर्च होगा वो कौन वहन करेगा?
वो रियासत यानी राजा नवाब जो भी होगा, राजा वहन करेगा यदि नहीं दे पाया तो राज्य का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जितना खर्चे के लिए काम आएगा। तो ये इस तरह की सहायक संधि थी। और एक रेजिडेंट भी बिठाना पड़ेगा, तथा रियासत के दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट बिठाना होगा, तथा रियासत के दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट बिठाना होगा। ये पूरा तय हुआ था। तो सहायक संधि बहुत बड़ी थी, इसमें बहुत सारे राजाओं को मजबूरन अपने हिस्सों को देना पड़ा था। जैसे मैंने आपको अवध की बात की, अवध के नवाब को बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात करते हैं, बड़ा उत्तर है इसका, जितना बड़ा हो सकता है आप उत्तर लिख सकते हैं। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? एक प्रश्न इसमें यह आ जाता है। दूसरा, इस नीति के क्या उद्देश्य थे? तो आपको एक प्रश्न को दो अलग अलग सेगमेंट में बांटना पड़ेगा, तो दो उत्तर तो बनेंगे इसके। एक तो यहां तक का कि भाई हड़प नीति क्या थी, दूसरा इस नीति के क्या उद्देश्य थे। तो डलहौजी की हड़प नीति के बारे में हमने पढ़ा था, इस लेक्चर के दौरान पढ़ा था। डलहौजी ने हड़प नीति इसलिए लेकर के आया था क्योंकि डलहौजी का मेन मोटिव था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य नहीं आते हैं उनको जल्दी से जोड़ा जाए। रॉबर्ट क्लाइव साहब ने जो शुरुआत की थी ना 1757 में प्लासी के युद्ध से, जिस साम्राज्य की शुरुआत की थी उसको साम्राज्य को कंप्लीट करने का काम डलहौजी करना चाहते थे और डलहौजी ने ये नीति लागू की। इसके द्वारा वो राज्य को हड़पना चाहते थे और राज्य को हड़प करके उसके संसाधनों का दोहन कर सकते थे और व्यापार कर सकते थे। टैक्स जो देना पड़ता था अंग्रेजों को वो देने की जरूरत नहीं थी, अब अंग्रेज खुद टैक्स लेते थे। और उस राजा का जिनका संतान नहीं होता था, राजा की मृत्यु के बाद अगर किसी की संतान नहीं हुई तो ये संतान नहीं होने पर राजा उसकी पूरी रियासत को हड़प, ये अंग्रेज जो है उसकी पूरी रियासत को अपने पास मिला लेते थे। हालांकि इस बीच एक नियम आया था कि राजा गोद ले सकता है, राजा की मृत्यु होने के बाद किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है, लेकिन गोद लेने की अनुमति ब्रिटिश सरकार से लेनी पड़ती थी और जरूरी नहीं कि वो अनुमति दे दे। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु होने के बाद जब झांसी रानी ने दत्तक पुत्र को गोद लिया तो ब्रिटिश सरकार ने उस गोद को अवैध करार दे दिया गया, उस गोद लेने की प्रथा को अवैध करार दे दिया गया और उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरह का एक सबसे खतरनाक कानून लाया गया था जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों को मिला लिया गया, जैसे संबलपुर, सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी। तो संबलपुर, सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी जैसे बड़े बड़े रियासतों को एक झटके में बिना युद्ध लड़े इस डलहौजी की नीति से भारतीय अंग्रेज के शासन जो साम्राज्य है उसके अधीन कर दिया गया, अंग्रेज सरकार के अधीन कर दिया गया। और जो सपना रॉबर्ट क्लाइव लेके चला था वो डलहौजी ने पूरा किया। तो समझते हैं इसको। लॉर्ड हॉर्डिंग्स के बाद यानी 1848 ईस्वी तक वो था जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत आया और भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा था। वो सोच रहा था कि जितने बचे हुए सब मिला देंगे तो हमारा जो सपना है पूरा हो जाएगा, एक छत्र राज्य होना चाहिए पूरे देश में अंग्रेजों का। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान ही मर जाता है तो उसका राज्य कंपनी के अधीन जाया करता था। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी जाती थी, कुछ केसेस में गोद लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती थी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता। अगर आपने उनसे बिना पूछे गोद ले लिया तो फिर तो मनाही करने वाले। ऐसा ही झांसी की रानी ने किया था। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं थी। यह नहीं था कि आपने गोद लेने के लिए गया कंपनी आपको हाँ बोल दे, उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो क्या सिचुएशन है उनके सामने। वो मना भी कर सकते थे, हाँ भी कर सकते थे, या अनुमति दे भी सकते थे या अनुमति को रोक भी सकते थे। तो ये थी उनकी विलय की नीति। इसके अंतर्गत
उन्होंने बहुत सारे जगहों को मिला लिया था। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। जैसे मैं इनके नाम लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है यहां आ जाए, जैसे सतारा, सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। 1854 में झांसी आखिरी था, झांसी। इन राज्यों को उन्होंने एक एक करके हथिया लिया। लॉर्ड डलहौजी की इसी नीति को राज्य हड़पने की नीति या विलय की नीति के नाम से जानते हैं। उसकी यह नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी हुई क्योंकि बहुत कम समय में एक साथ इतने राज्यों को बिना लड़े, बिना एक सैनिक की जान गंवाए आपने जीत लिया। इसी नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसका सपना रॉबर्ट क्लाइव ने देखा था। तो एक फेज तो पूरा हो गया क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य इसके बहुत सिंपल से उद्देश्य थे, व्यापार से जुड़ा हुआ था, लाभ कमाना था। प्रथम उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना, जितना हो सके ब्रिटिश साम्राज्य को फैला लो। दूसरा उद्देश्य व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल भारतीयों से खरीदना और भारतीयों को ब्रिटिश का माल महंगे में बेचना और अपना माल भारत के बाजार में ऊंची दरों पर बेचना। इससे ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भारतीय माल जो है वो कम क्वालिटी का होता है और हमारा उच्च क्वालिटी का होता है। ये उन्होंने ऊंचे दाम पे बेचकर ऐसा उन्होंने भारतीय के मन में ऐसा विचार जो है जागृत किया कि यार हम भी सोचने लगे थे कि यार ब्रिटेन से आया तो लग्जरी चीज होगी। भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच मतभेद पैदा करना और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का काम ही केवल अंग्रेजों का था। शायद यही उनकी नीति थी, इसी वजह से अंग्रेज सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों ये था हमारा सॉल्यूशन, यूपी बोर्ड सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उत्तर हमने यहाँ कर दिए। दोस्तों मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लगा होगा। आप ये सारे के सारे वीडियो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों दोनों जगह पर आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी 2, 3, 4 वीडियो दिखाने के बाद ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको पे करना है या पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कूपन कोड जैसी स्कीम जारी नहीं करता है। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आश्वस्त है इस बात के लिए कि हम बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं, 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल करवाती है, जैसे CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम। जहां इंग्लिश मीडियम आपको प्रोवाइड करता है किंडर गार्डन से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी NCERT बेस्ड कोर्स। वहीं हिंदी मीडियम क्लास 7 से क्लास 12 तक आपको NCERT के सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा NTSC ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, CUET की तैयारी करवाते हैं, IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री आप कोर्स प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करने वाला इंडिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री आप कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा इसके बारे में कि एक प्लेटफॉर्म है मार्केट में जो आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ दे रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।